बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं आमिर मुमताज़। नाजरीन, आज मेरे साथ हस्बे मामूल जनाब चेयरमैन अलार्म न्यूज़ तलत भट्ट साहब मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में जनाब तलत हसन भट्ट साहब को वेलकम, खुश आमदीद और जी हाँ जी वेलकम सर, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है हस्बे मामूल सियासी टॉपिक पे ही हम बात करते हैं, क्योंकि दयारे गैर में रहकर जिस तरह हमें हमारे जो मुल्क में जो काम हो रहे हैं उन पे जो हमारी दिल आज़ारी होती है, या हम जब देखते हैं या सुनते हैं कि हमारे मुल्क में ला कानूनियत है, उस पर जो हमारा दिल रंजीदा होता है, उस जो दिल में जो रंजीदगी है उसको आप तक पहुंचाने में, या जो बाहर के जो कानून हैं, यूरोप ने किस तरह तरक्की की, जब हम देखते हैं तो हमारा खून जलता है। तो एज ए पाकिस्तानी नेशनल होने की वजह से हमें दुख भी होता है कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता है। उसी सिलसिले में इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। मेरा साथ देंगे जनाब तलत भट्ट साहब। जी तो भट्ट साहब, आप अब देख रहे हैं कि जो प्रोसेस था, इसको को वोटिंग का प्रोसेस था जो हमारे मुल्क में, वो कंप्लीट हो गया। और वोटों से पहले, इंतखाबात से पहले हर सियासी बंदा यही कह रहा था कि वाहिद इंतखाब ही मुल्क की तरक्की का हल है। और मुल्क में जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम का जो शिकार है हमारा मुल्क, अगर इलेक्शन हो जाए तो मुल्क की हालत संवर सकती है। अब इलेक्शन हो गए तो उनके स्पीकर्स भी बन गए, डिप्टी स्पीकर्स भी बन गए, वजीर आलाज भी मुंतखब हो गए हैं, बस वजीर आजम भी तकरीबन मुंतखब हो चुका है और नए सदर का भी इंतखाब हो चुका है। तो अब मुझे बताएं भट्ट साहब कि मुल्क में क्या तब्दीली आई है। जी थैंक यू मलिक साहब। दरअसल ये वही पुराने लोग हैं, वही पुरानी सियासत है, वही घसी पिटी बातें हैं। अब बार बार रिपीट करने से हमें भी इतनी तकलीफ होती है कि आप भी सोचते होंगे नाजरीन कि हम वही चिड़िया बार बार उड़ा रहे हैं, हमारे हाथ में कोई नया परिंदा नहीं आ रहा। बड़े अफसोस की बात है मलिक साहब कि आप और मैं हमेशा सुलझी हुई कौम का जिक्र करते रहे, अच्छे इकदार पे बहस करते रहे, आने वाली जनरेशन को अच्छा कहते रहे, मगर आज हमें महसूस हुआ कि हमें कौम कहने के लिए जो दर्द था, जो तकलीफ थी, जो रंज था, वो भी नाला हो गया हमसे। हम बहुत दुखी हैं। काश कि हमें अपनी कौम के लिए वही मुकालमे मिले, वही माहौल मिले, वही लोग मिले, वही सियासत मिले और नाजरीन वही टीवी चैनल मिले जिस पे तरक्की के लिए हमारे एंकर पर्सन और प्रोग्रामर्स जो हैं खुशहाली के लिए बात करें। जी सर। बट सब तब्दीली क्या है इलेक्शन से? जो ये रोना रो रहे थे, ये चिड़िया उड़ा रहे थे इंतखाबात वाली, अब तब्दीली क्या आएगी? जी मलिक साहब, ये जो लफ्ज है ना तब्दीली, ये एक बुझारत है, ये एक पहेली है। आप जिस एंगल से भी देखेंगे ये गोल नजर आएगा। ये ऐसा पत्थर है जो किसी भी इमारत में फिट नहीं आता। ये तब्दीली सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए मलिक साहब जी। क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? वही चेहरे, वही लोग, अर्ध बर्द और बदल तदल करके फिर वही असेंबली और वही मुकालमे और वही लोग हैं जनाब। क्या इनका क्या हल है? तो हल जो आप भी कहते थे कि वाहिद हल है इंतखाबात, तो इंतखाबात का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर वही शहबाज शरीफ जो पिछले 16 महीने हुकूमत करके गया, फिर वही जरदारी साहब जो पहले भी एज ए सदर रहे हैं, फिर सदर आ जाएंगे। एक अगर इजाफा हुआ है तो वो मियां नवाज शरीफ का इजाफा हुआ है असेंबली में। पहले 5 साल जो पिछले थे उसमें वो मौजूद नहीं थे, इस बार वो असेंबली में 5 साल के लिए मुंतखब हो गए।
آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی کے آنے سے ملک ترقی کر لے گا؟ جی تھینک یو ملک صاحب. یہ ایسا گلشن ہے جس میں خوبصورت پھول ہیں، جی اتنے پیاری تتلیاں ہیں، اتنا خوبصورت اچھا یہ موسم تتلیوں ہے. سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ تتلیوں سے مراد وہ لوازمات اچھا، جو باغ کو خوش و خرم اور خوبصورت رکھتے ہیں. مطلب نواز شریف کھلے کے ہو. آنے سے یہ باغ کھل جائے گا؟ نہیں، میرا مقصد نواز شریف نہیں، جی. میرا مقصد خوشحالی جی. اور اس قوم کی ترقی آپ سے کو ہے. لگتا ہے خوشحالی آئے گی بٹ صاحب؟ سر جس طریقے سے یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ چکے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیں ایک بیریئر ہے جس کو انہوں نے زبردستی کراس کیا ہے، تو آخر چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کا بھی تو کوئی میں سمجھا نہیں وجود ہے. زبردست اعتراض کیا. جتنے بھی یہ نمائندے آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے 45 کا کوئی وجود ہی نہیں سمجھا، اور 27 دو 47 نمبر، یہ تو زیادتی ہے اچھا، ملک صاحب. نہیں یہ آپ سنیں نا بٹ صاحب، جی. یہ تو بات ہم پچھلے الیکشن جو 2018 میں تھا اس میں بھی 35 پنکچر دیکھتے رہے جی. اور سنتے رہے. 3 دن وہ بیٹھ گئی. یہ اب رونا بند کر دے. یہ ملک کے لیے دھاندلی ہو گئی. اب حلف بھی اٹھا رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی. بھائی دھاندلی ہوگی تو حلف نہ اٹھاؤ نا. تو اب 90 جو آپ الیکشن کمیشن سے ہمارے ملک سے جو الیکشن پہ پیسے خرچ کیے وہ بھی لیں گے، اور ملک میں پھر بھی یہی رونا روتے رہیں گے دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی. تو پھر آپ نہ حلف اٹھائیں، تو پھر آپ ری الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو یہ جو ہے نا دو طرفہ جو کام یہ کرتے ہیں، بس اب ملک کو چلنے نہیں دینا. انہوں نے شاید قسم اٹھا لی ہے ان سیاستدانوں نے کہ ملک میں نہ ہی وہ پہلے سے محبتیں جو ہیں ایک دوسرے سے بانٹتے تھے سیاستدان، وہ نہیں کرنا. ہم نے بس اس جو سیاسی جو مخالفت ہے اس کو ذاتی مخالفت بنانا ہے. کچھ اپنی پسند اور ناپسند پہ چلنا ہے. کچھ چہرے ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ جیت بھی جائیں تو ہم ان کو پسند نہیں کرتے. یہ روش جو ہے نا اس اسمبلی میں، جو ہمارے پاکستان کی اسمبلی میں جنم جس نے لے لیا اور ایک تناور درخت کی طرح یہ روش بن چکی ہے، ایک بڑا درخت بن گئی ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہے سب سے پہلے. جی ملک صاحب، یہی درد اور یہی تکلیف قوم کے بہت سے لوگوں میں، بہت سے دوستوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ کیسے الیکشن ہے، یہ کیسی سلیکشن ہے کہ وہی لوگ جو پردے کے پیچھے نکل جا کے دوبارہ پھر وہی چہرہ لے کے آ رہے ہیں، اور ہمیں آج بھی کوئی تبدیلی کا 1% بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. اس سے بہتر تھا کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا کوئی فوجی، یا ہمیں کوئی ایسا آمر ڈکٹیٹ کرتا جو ان چوروں چکور اور یہ پیسے چوری کرنے والے اور فراڈیوں سے ہمیں بچا کر چور چکے. یہ تو اب ہمارے کان پک گئے ہیں قسم سے سنتے سنتے. چور چور چور، یہ چور چکے اگر ہیں تو عدالتوں میں ثابت کر دیں. سر عدالتیں کون سی پارسائیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. کن کے ساتھ؟ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پارسا، یہ دودھ کے دھلے ہوئے، یہ سب عدالتوں کے متحد اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر خوبصورت زندگی گزارنے کے موڈ میں ہیں. اب وہی ہوگا، تو چل تو میں آیا، دروازے والا حساب ہوگا، ایک جائے گا دوسرا جائے. ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ جو پاکستان میں جتنے بھی یہ اشرافیہ ہیں انہوں نے حکومت کرنی ہے. ایک پارٹی کو چھوڑیں گے دوسری میں آ جائیں گے، دوسری کو چھوڑیں گے تیسری میں آ جائیں گے. آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں تو وہ بہت اچھے ہیں. اگر وہی مولانا صاحب نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو وہ بہت برے بن جائیں گے. یہ جو روش ہے نا بٹ صاحب، یہ ملک کو تباہ کرے گی، یہ اخلاقیات کو تباہ کرے گی، یہ ہماری نئی نسل کو تباہ کرے گی. جی ملک صاحب، جہاں تک کسی کے کریکٹر کا تعلق ہے تو مجھے تو کوئی بھی نہ مولانا اور نہ حضور تو نہ قبلہ، سارے کریکٹر ہی ایسے ہیں کہ ان پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا، ان کا اعتبار نہیں ہے. انہوں نے چوریاں اب ہونا کیا ڈاکے چاہیے ڈالے. بٹ صاحب؟ ملک کو چلانے کے لیے ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے، یا پھر وہی 5 سال نہیں. ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا چاہیے؟ نہیں،
मुमताज साहब इन हालात में, जबकि अफरा तफरी का आलम है, वो बोलती हैं मैं हार गया, वो बोलते हैं मेरी सीटें, 4 लोग आ जाते हैं मैं जीत गया, बस खत्म हो गई कहानी, मेरा झंडा गाड़ दो। तो ऐसे हालात में ऐसी सिलेक्शन हो, भले वो मार्शल ही हो, हमें कोई एतराज नहीं, मगर कौम के उस्तादजा, कौम के वकील, कौम के जज हजरत वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, और उनके हेड वो लोग हों जिनमें पावर हो। हमें कोई एतराज नहीं, अगर फौज भी आती है कम से कम हमें तरक्की का कोई मौका तो मिलेगा। इस तरह तो हम मजीद सुराख वाली कश्ती में बैठ के मंजिल ढूंढने से तो हम रहे। जी तो नाजरीन, भट्ट साहब कह रहे हैं कि जब तक फौज नहीं आएगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये जो सियासतदान है इनको असम्बली से बाहर निकाल देना चाहिए और फौज को आके मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए। और फौज ही आएगी तो तरक्की होगी, फौज नहीं आएगी तो तरक्की नहीं होगी। मलिक साहब, मेरा फौज के बारे में जो जुमला है वो दोबारा सुने। फौजी हो या सिविल हो, कौम का खादम हो, हमें फिर भी कोई एतराज नहीं। कौम का अगर कोई जनरल है हमें कोई एतराज नहीं। जय नाज़रीन, भट्ट साहब कह रहे हैं कि हमें खादम अपने जनरल से मोहब्बत है, हमें अपने जनरल से प्यार है। जनरल ही इस मुल्क को संभाल सकते हैं, सियासतदानों को असेंबली से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं सर, सियासतदान इतने भी बुरे नहीं है। ये वही सियासतदान है जिन्होंने 65 में चाइना और जर्मन जैसे मुल्क को कर्जे दिए। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप सर्कुलेशन डेफिसिट सर्कुलेशन देखें, पाकिस्तान की चाइना से 8 गुना ज्यादा थी। तो ये वही लोग हैं। अब देखें ना, जब हमें सिलेक्ट किए हुए लोग जबरदस्ती हमारी कौम पे गाड़ दिए जाएं तो फिर फैसला अवामी नहीं होगा। अब फैसला पीछे से चला आ रहा है, वो हम पे लाद दिए गए, हम तो मजबूर हो गए। स्लेव थे, गुलाम थे, आज भी हैं। जे नाज़रीन, तो भट्ट साहब कह रहे हैं कि हम पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। खुदा करे कि ये गुलामी की जंजीरें कौम तोड़ दे और कौम में शऊर पैदा हो, और एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होने से 1000 दर्जे बेहतर है कि जिनको जो मैंडेट मिला है, जिस हल्के से वो जीत के आए, और अपने मुल्क की खिदमत करें, मुल्क की तरक्की के लिए एक मुआहदा करें, अमन का, प्यार का और मोहब्बत का और मुल्क की तरक्की का। और बहुत लूट लिया मुल्क को, बहुत मुल्क में फसाद भी बर्पा कर लिया। अब मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इसमें दोबारा 5 साल असेंबली में यही चलता रहे, लोटा लोटा चोर चोर, लोटा लोटा चोर चोर। तो ये अब बात असेंबली से निकलनी चाहिए और असेंबली में मुल्क के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि ये आप जितना भी पैसा इन्होंने लगाया इलेक्शन पे, ये हुकूमत इनको पे करेगी, सारे MPs MNA को, और ये सारा बर्डन जो है हमारे मुल्क पे जाएगा। तो आखिर पे इजाजत चाहते हैं। भट्ट साहब, अगर आपने कोई बात करनी हो तो मैसेज देना हो तो। अहमद मुमताज साहब, देखिए आखिरी लम्हात में हम अपनी बात को अच्छे अल्फाजों में समेटते हुए फिर एक नई स्कीम पेश करते हैं कि प्लीज हमें मत रोलो, और यार फौजी आ जाए, कोई स्टेब्लिशमेंट आ जाए, कोई सियासी बंदा आ जाए और कौम के लिए कुछ कर लो। हम कब सुधरेंगे, कब हमारी कौम को कुछ मिलेगा? पानी तक तो हमें मुयस्सर नहीं है। अब हम कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो खुदारा मेरी आवाज सुनने वाले दोस्तों, अलार्म न्यूज के थ्रू आपको चंदा जो पैगाम दिया जा रहा है, इसको सोचें, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको मजीद आगे लेके चलेंगे। इस कदम पे हमें थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक दें। नेक्स्ट प्रोग्राम में अलार्म न्यूज के साथ अहमद मुमताज एंकर पर्सन और चेयरमैन तलत भट्ट को इजाजत दें। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, रब रखा, पाकिस्तान जिंदाबाद।